हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 5 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले आपको बता दें, वी हैव लॉन्च द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन इट एंड वहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एंड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अलॉन्ग विथ वेरियस अदर डिटेल्स रिगार्डिंग द शेड्यूल्स की कौन से जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग यू कैन ज्वाइन इट एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इंडिया ऑन ट्रैक टू सरपास चाइना एज थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल कंज्यूमर बाय 2026। यानी कि ये आपका जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि इथेनॉल कंज्यूमर के मामले में भारत तीसरा नंबर पर आएगा बाय 2026, सरपासिंग द चाइना एज वेल। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एनर्जी का टॉपिक है, उसके अंतर्गत आएगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इसके अंतर्गत आएगा, या फिर आप लिंक कर सकते हो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट है, इन्होंने नोट डाउन किया है कि जो भारत में इथेनॉल डिमांड है, आप देख सकते हो ट्रिपल हुआ है बिटवीन 2017 से 2021 के बीच। और जो कंजम्पशन है, ऐसा एक्सपेक्ट की जा रही है कि लगभग 3 करोड़ लीटर्स का पिछले साल देखने को मिला था। तो अगर हम बात करें इथेनॉल की, प्रीलिम्स के लिए भी आपको याद रखना है, इथेनॉल आपका रिन्यूएबल फ्यूल है। रिन्यूएबल फ्यूल कहने का मतलब ये है कि ये जो इथेनॉल प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपको पता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये जो आपके स्ट्रॉज होते हैं उन सब से प्रोड्यूस की जाती है, या फिर यूं कह सकते हो कि शुगर केन के जो रिमेनेंट्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस की जाती है। अब इनको रिन्यूएबल क्यों कहा जाता है? इनको रिन्यूएबल इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब ये प्रोड्यूस होती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। दैट्स वाई जब ये इनको इथेनॉल के रूप में बर्न किया जाएगा तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रकार से रिलीज हो सकता है। तो इसका मतलब नेट जो है आप देख सकते हो 0 है। दैट्स वाई इसको रिन्यूएबल का कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इस बात से याद रख सकते हो आप। तो इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो वेरियस प्लांट मटेरियल से बनाई जाती है, जिसको हम बायोमास कहते हैं। इसका एक ही लॉजिक है रिन्यूएबल का, मैंने आपको बताया, बिकॉज ये जो प्लांट्स मटेरियल है जब ये प्रोड्यूस होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है, और जब इनको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इन्होंने ऑब्जर्व की है वही रिलीज होगा। दैट्स वाई नेट इज 0, दैट्स वाई इट इज रिन्यूएबल। एंड ये क्लियर कलरलेस लिक्विड है, और याद रखना है आपको, ऑक्टेन नंबर ऑफ इट इज हायर देन द गैसोलीन। दैट्स वाई प्रीमियम ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। व्हाट डू मीन बाय ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि जब हम इथेनॉल को किसी दूसरे फ्यूल के साथ मिक्स करते हैं सो दैट एक यूनिक ब्लेंडेड फ्यूल बने, जिसका इस्तेमाल जो व्हीकल्स है इन सब में यूज किया जाए, तो ये आपके इथेनॉल ब्लेंडिंग कहलाएंगे। एंड देख सकते हो ये जो ओन है, ON, ये बेसिकली गैसोलीन के क्वालिटी या फिर परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड जितना ऑक्टेन नंबर हायर होगा उतना बेटर फ्यूल बर्न करेगा। दैट्स वाई ये जो आपका इथेनॉल है, इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो गैसोलीन से ज़्यादा है। ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। और अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया ने कार्बन न्यूट्रल का टारगेट तो सेट किया ही है। तो बाय 2070 कार्बन न्यूट्रल भारत अचीव करना चाहता है। एंड साथ ही साथ
जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट गैसोलीन के साथ भारत ने सेट कर रखा था, उसको पहले 2030 था, उसको घटा के 2025 किया गया है। एंड ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका 20% ब्लेंडेड इथेनॉल की सेलिंग 2023 से शुरू हो जाएंगी। एंड इतना ही नहीं, इंडिया ऑन ट्रैक है टू अचीव 10% ब्लेंडिंग दिस कैलेंडर ईयर, यानी कि इस साल 10% तक का जो भारत ने टारगेट रखा है E10 जिसको हम कहेंगे, उसको इस साल हासिल किया जाएगा। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो पहली बात तो ये है कि अब इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ऑयल इंपोर्ट्स डेफिनेटली, बिकॉज ब्लेंडिंग कर रहे हैं, यानी कि ये जो ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं ये तो भारत में प्रोड्यूस जो इथेनॉल है उसके साथ ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें कम मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन को भी कट डाउन करेगा, बिकॉज इट इज ए रिन्यूएबल, आई हैव सेड इट। एंड ऑल्सो इट ऑफर्स इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करता है। कैसे? बिकॉज ये सब जो एथेनॉल प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसको हम कॉमनली बायोमास कहते हैं वहाँ से, तो एक प्रकार से इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फार्मर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। चैलेंजेस क्या है? तो एक तो व्हीकल कंपेटेबिलिटी, यानी कि अब ये जो ब्लेंडेड फ्यूल्स है और जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स तो आपको ही पता है कि पेट्रोल या डीजल ओरिएंटेड है, अब थोड़े से इंजन में चेंजेस किए जा सकते हैं सो दैट इन ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल हो। तो जो एग्जिस्टिंग व्हीकल फ्लीट है मे हैव कंपैटिबिलिटी इश्यूज विद द फ्यूल्स विच इज गेटिंग ब्लेंडेड एबव E10, तो हो सकता है अभी E10 तक वो सक्षम हो, कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आए, लेकिन E10 से एबव अगर ब्लेंडिंग की जाती है तो इंजन में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो व्हीकल कंपैटिबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर इशू। दूसरा है आपका ग्रीन हाउस गैस एंड सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया, एंड तीसरा है आपका फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी, एंड चौथा है आपका मेंटेनिंग इंसेंटिव्स एट द राइट लेवल, यानी कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाए गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट प्रमोट हो सके इथेनॉल ब्लेंडिंग का, एज वेल एज फार्मर भी इंगेज हो सके ये जो आपके बायोमास प्रोडक्शन है जिसके सहायता से इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएंगी। अब बात करते हैं स्टेप्स क्या ली गई है टू प्रमोट द इथेनॉल इकोनॉमी। तो देख सकते हो गारंटीड प्राइस पर लीटर ऑफ इथेनॉल एज पर द फीड स्टॉक ये दी जाती हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएंगी फॉर द न्यू इथेनॉल कैपेसिटी, यानी कि अगर कोई न्यू इथेनॉल प्लांट इस्टेब्लिश हो रही हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही साथ प्लानिंग टू मैंडेट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, है ना, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स जहां पर दो फ्यूल्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं इन द सेम व्हीकल, एंड दिज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कैन ऑपरेट ऑन हायर इथेनॉल ब्लेंड्स। तो ये हमने फ्रेंड्स आर्टिकल 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल 2, इंडियाज ओल्ड डैम्स। गांधी सागर जो डैम है मध्य प्रदेश में, इनको इमीडिएट रिपेयर की ज़रूरत है। आप देख सकते हो CAG रिपोर्ट आया है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, बिकॉज ये जो डैम सेफ्टी से रिलेटेड न्यूज़ है वो लंबे समय से चल रही हैं, दैट्स वाई इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आपका आएगा ये, ठीक है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो CAG रिपोर्ट के अनुसार अगर हम चले तो रेगुलर चेक्स की कमी या फिर नॉन फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर चॉक्ड ड्रेन्स, ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जो डैम को सेफ्टी में अफेक्ट कर रही है ना। तो 3 इश्यूज याद रखने हैं, रेगुलर चेक्स न होना, नॉन फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड चोक्ड ड्रेन्स, ये मेजर प्रॉब्लम्स है विच इज प्लेगिंग द डैम फॉर ईयर्स। एंड अन्य इश्यूज जो CAG के द्वारा हाईलाइट किए गए हैं, तो एक तो आप देख सकते हो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये
कंप्लाई नहीं करती हैं, जो भी रिकमेंडेशन सेंट्रल वाटर कमीशन ने दिए हैं या फिर डैम सेफ्टी इंस्पेक्शन पैन ने दिए हैं ऑन द रेमेडियल मेजर। तो एक तो इश्यू ये आ रहा है नॉन कोऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज, एंड दूसरा है आपका इरेगुलर डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर होती हैं वो काफ़ी इरेगुलर होती हैं। एंड नेक्स्ट इज योर नो मेजर्स टू डील विथ चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, कि ये जो आपका रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि कहीं कहीं एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है। अब उस एक्सेसिव रेनफॉल के कारण क्या होगा, डैम में वाटर ज़्यादा स्टोर हो सकेंगी। अब वाटर ज़्यादा स्टोर होने लगेंगी तो डैम का जो एक प्रकार से क्षमता है वो तो एक लिमिटेड है, एंड अगर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो गई तो फिर उस डैम की क्षमता को भी तो बढ़ाने की ज़रूरत है, सो दैट ये जो आपके चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स है उसके अनुसार डैम को ढाला जाए। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं टू डील विद द चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स। एंड ये जो डैम्स हैं ये आर्टिफिशियल बैरियर एक प्रकार से कह सकते हो ऑन द रिवर्स, जो वाटर को स्टोर करती हैं, एंड उसके बाद इरिगेशन, पावर जनरेशन, फ्लड मॉडरेशन, वाटर सप्लाई, इन सब में मदद करती है। तो आप देख सकते हो डैम एक नहीं बल्कि मल्टीपर्पज़ जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। कोई भी डैम हम लगाते हैं बिकॉज इरिगेशन, पावर जनरेशन, फ्लड मॉडरेशन, वाटर सप्लाई, इन सब में मदद करता है। एंड आप देख सकते हो जून 2019 के अनुसार तो भारत में अभी फिलहाल 5,745 बड़े डैम हैं, जिसमें आपके डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। एंड चाइना एंड यूएसए के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए कि अधिकांश डैम जो है भारत में वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं या फिर मेंटेन किए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा, जबकि कुछ बड़े डैम हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जैसे आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है या फिर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है एंड मैनेज करती है ना। तो याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, मोस्ट ऑफ द डैम्स इन इंडिया आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट्स, लेकिन कुछ बिगर डैम्स है वो ऑटोनोमस बॉडीज के द्वारा भी मैनेज होती है। एंड फिर देख सकते हो ओवर 75% ऑफ दीज डैम्स वो 20 साल से पुराने हैं। 75% ऑफ द डैम्स जो भी हमने अभी डिस्कस किया, लगभग कितने डैम है हम लोग के पास, 5,745 बड़े डैम है। तो इसमें देख सकते हो मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट 220 यानी कि 220 डैम है, ये तो आपके 100 साल से भी पुराने डैम है, तो ग्रेटर सेफ्टी रिस्क है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर हमें 220 डैम्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इनकी सेफ्टी इंश्योर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि अगर कुछ सेफ्टी कंसर्न्स यहाँ से निकल कर आएंगी तो फिर फ्लडिंग जैसी समस्याएं आ जाएंगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, अलोंग विथ जो अन्य सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है, पीपल्स रिहेबिलिटेशन। तो ऐसे कंसर्न्स को रोकने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत है। तो सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे। एंड अब देख सकते हो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पास किया है। इसके तहत ये जो आपका बिल है ये सारे स्टेट्स एंड यूटीज को मदद करेगा कि वो यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स अडॉप्ट करे एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप करे सो दैट सेफ फंक्शनिंग हो स्पेसिफिक डैम्स का इन द कंट्री। एंड साथ ही साथ ये आपको एडिक्वेट सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल लार्ज डैम्स, इसके रिलेटेड प्रोविजंस प्रोवाइड करता है सो दैट डैम फेल्यूर रिलेटेड डिजास्टर्स ना हो सके। तो ये हमने 2 डिस्कस किया फ्रेंड्स। तीसरा है आपका इंडिया इजराइल इन टॉक्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और इजराइल जो है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आपका, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देश के बीच में हो जाता है। और जब हम पहले बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, लेकिन सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की करेंगे भाई साहब। चलिए सिलेबस को ध्यान से देखते हैं। तो देख सकते हो इंडिया
इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, नहीं इसके अंदर नहीं। बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, इसी में आपका FTA आ जाएगा, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देख सकते हो जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, एक प्रकार से एग्रीमेंट है, पैक्ट है, जो 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच हो सकती हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको कम किया जा सके। ट्रेड बैरियर्स इन द सेंस व्हाट, टैरिफ कम कर देना, कोटाज जो हम लगाते हैं कि भाई साहब इतने ही प्रोडक्ट्स या इतने ही वैल्यू के प्रोडक्ट्स आपके देश से आएंगे, तो इन सब को रिड्यूस करना, सो दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके बिटवीन द नेशन, दैट इज गोइंग टू हैव द FTA। एंड याद रखना ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के ये अपोजिट है, बिकॉज ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म के ये अपोजिट है, बिकॉज ये ट्रेड को प्रमोट करता है बिटवीन द नेशंस। एंड करंटली इंडिया जो है आपका FTA एग्रीमेंट करना चाह रहा है 5 कंट्रीज के साथ, UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी FTA से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कोई भी देश के बीच में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो सिग्निफिकेंस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है, ओवरऑल आइडिया लेने के लिए। तो देख सकते हो इंडिया डायलॉग विथ इजराइल की FTA करने की ज़रूरत है दोनों देशों के बीच, वो इसलिए नज़र आ रही हैं बिकॉज 30th एनिवर्सरी हो चुका है ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड इजराइल। एंड ये जो आपका रिलेशन है बिटवीन द 2 कंट्रीज, आप देख सकते हो कब से शुरू हुआ, जब इजराइल का जो स्टेट है 1948 में क्रिएट हुआ था, आपको ही पता है। एंड फुल डिप्लोमेटिक लेवल का टाइज जो है भारत के साथ 1992 में बैठा। तो अगर हम 1992 से देखें तो 30th एनिवर्सरी एक प्रकार से 2022 में देखने को मिलेगी, अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज, ठीक है। और देख सकते हो 2017 में आपका फर्स्ट एवर विजिट किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इजराइल में हुआ, तो उस विजिट के दौरान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुंचा। तो इंडिया और इजराइल के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रिलेशन है, जो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन की नीति बिटवीन द 2 स्टेट्स। एंड अगर हम बात करें कौन कौन से फोकस एरियाज हैं, इजराइल का क्या सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, तो ये इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात तो इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो देख सकते हैं इंडिया इजराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे एशिया में एंड 7th लार्जेस्ट है ग्लोबल लेवल पर। तो भारत के प्रोडक्ट्स इजराइल में जाते हैं एंड इवन इजराइल से इन्वेस्टमेंट भारत में आता है। तो दैट्स वाई एक प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब को फैसिलिटेट करवाने में दोनों देश एक अहम रोल निभा रहे हैं। एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप देखो दोनों कंट्रीज ने 3 साल का वर्क प्रोग्राम साइन किया है 2021 से 23 फॉर द डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि लोकल फार्मर्स को बेनिफिट करे, बिकॉज इजराइल जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक प्रकार से नई नई तकनीक के माध्यम से वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आपको पता है इजराइल का लोकेशन जियोग्राफिकली क्या है, वो डेजर्ट रीजन है, फिर भी वहाँ पर वो एग्रीकल्चर इतनी नायाब तरीके से करता है कि फूड प्रोडक्ट्स के मामले में वो अपने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाता है। तो दैट्स वाई दोनों देशों ने 3 ईयर वर्क प्रोग्राम को साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन टू बेनिफिट द लोकल फार्मर। एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो इजराइल एक प्रकार से इंडिया का टॉप 3 आर्म सप्लायर्स रहा है। आप समझ सकते हो कितनी सिग्निफिकेंस है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मामले में। टॉप 3 आर्म सप्लायर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इजराइल रहा है। एंड कल्चरल रिलेशनशिप्स भी देखने को मिलते हैं, कैसे, तो 85,000 जियोज जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो इजराइल में रहते हैं। एंड फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स क्या है फॉर द 2 कंट्री, तो एक तो
पहली बात आपको ही पता है, पैलेस्टीनियन इश्यू, ईरान इश्यूज, है ना। तो पैलेस्टीनियन इश्यूज, भारत जो है एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन की बात करता है, ठीक है। और दूसरा है ईरान इश्यूज। तो ये जो थर्ड पार्टी इश्यूज यानी कि डायरेक्टली ये इश्यूज इंडिया और इजराइल के बीच में नहीं है, लेकिन जो थर्ड पार्टी जैसे आपका ईरान का इश्यूज है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है इंडिया के रिलेशन में। और इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया ने डीहाइफेनेटेड पॉलिसी पर फोकस किया है। और ये डीहाइफेनेटेड पॉलिसी, आपको ये कीवर्ड याद रखने हैं। एंड यहाँ पर होता क्या है कि जो रिलेशनशिप है विद द वन कंट्री वो आगे बढ़ाया जाता है, इग्नोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इट्स रिलेशन विद द अदर। यानी कि डिस्पाइट कि इजराइल और ईरान के साथ इश्यूज हैं, लेकिन इंडिया जो रिलेशन इजराइल के साथ इस्टेब्लिश करेगा, ये जो ईरान वाला इश्यूज है वो इन दोनों के रिलेशन में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका डीहाइफेनेटेड पॉलिसी। काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको याद रखना है, डीहाइफेनेटेड पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। और ये आपका इन्वायरमेंट के टॉपिक में आएगा, है ना। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देख सकते हो, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर देख सकते हो जो IUCN का ग्रीन स्टेटस है स्पीसीज का, ये कंप्लीमेंट करता है रेड लिस्ट को, बिकॉज IUCN का रेड लिस्ट भी होता है। और कैसे कंप्लीमेंट करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए टूल जिसके तहत हम स्पीसीज पॉपुलेशन की रिकवरी को एसेस करते हैं कि जो स्पीसीज है वो रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ उनके कंजर्वेशन सक्सेस को भी ये रिप्रेजेंट करवाता है ना। क्योंकि अगर हम ग्रीन स्टेटस देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पीसीज जो है रिकवर हुई हैं, एंड कंजर्वेशन सक्सेस को भी वो रिप्रेजेंट करवाता है। और अगर हम बात करें IUCN रेड लिस्ट की, तो रेड लिस्ट का मतलब वही होता है थ्रेटेंड स्पीसीज। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है एक प्रकार से, जिसके तहत हम स्पीसीज के रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को एसेस करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, फंगस हो, प्लांट हो। एंड मेन ऑब्जेक्टिव देख सकते हो इसका, अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना फॉर मेजरिंग द स्पीसीज रिकवरी, है ना। कि स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क क्या है जिसके आधार पर हम ये मेजर कर सके कि स्पीसीज रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ कंजर्वेशन अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना कि हमने जो कंजर्वेशन अचीवमेंट्स के प्रयास किए हैं वो कितनी ज़्यादा सफल हो पाई है या नहीं हो पाई है, तो टू रिकॉग्नाइज द कंजर्वेशन अचीवमेंट। तीसरा, टू हाईलाइट स्पीसीज हुज करेंट कंजर्वेशन स्टेटस इज डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूड कंजर्वेशन एक्शंस। तो उन स्पीसीज को हाईलाइट करना जिनके करेंट कंजर्वेशन स्टेटस वो डिपेंडेंट है कि आगे भी इनके कंजर्वेशन एक्शंस को लिए जाए, नहीं तो फिर से ये जो स्पीसीज है वो खतरे में आ सकती है। अलोंग विथ व्हाट, टू फोरकास्ट द एक्सपेक्टेड कंजर्वेशन इम्पैक्ट, कि अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको भी फोरकास्ट करना। एंड टू एलिवेट द लेवल्स ऑफ एम्बिशन फॉर लॉन्ग टर्म स्पीसीज रिकवरी। एंड ये आप देख सकते हो पास, ये जो मैप है, एक तो ग्रीन स्कोर इधर है आपका टाइम के साथ, तो ये जो आपका सबसे टॉप में है वो फुल्ली रिकवर्ड 100% आएगा अगर वो वहाँ पर अटेंड होगा। और ये फिर देख सकते हो करंट स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फॉर्मर यानी पहले का स्टेटस क्या था और करंट स्टेटस क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली ग्राफ है। एंड अगर हम बात करें अन्य डिटेल्स की, तो ये जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो स्पीसीज रिकवरी स्कोर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एंड 4 कंजर्वेशन इम्पैक्ट मैट्रिक्स के आधार पर होते हैं। एक तो आपका कंजर्वेशन लीगेसी, और एक है कंजर्वेशन डिपेंडेंस, एक है आपका कंजर्वेशन गेन, और चौथा है रेनफॉल रिकवरी पोटेंशियल। और ये जो मैट्रिक्स हैं ये क्वांटिफाई किए जाते हैं एज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन स्कोर ऑफ द स्पीसीज
इन डिफरेंट टाइम स्टेप्स और अंडर डिफरेंट सिनेरियो। एंड कुछ जो ग्रीन स्टेटस स्पीसीज को मिला है ना, यानी कि इन्होंने रिकवर कर लिया, जैसे पिंक पिजन है मॉरिशस का, बरोइंग बेटोंग है ऑस्ट्रेलिया का, एंड सुमात्रा रेहनो है इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो मिलते। तो ये है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। रॉ erupts over move to free temples from कर्नाटका गवर्नमेंट कंट्रोल। तो बेसिकली देख सकते हो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो लॉ लाने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत जो टेम्पल्स हैं उसको स्टेट के कंट्रोल से फ्री किया जाएगा। इसी इश्यूज को लेकर ये जो आपका रॉ है डिस्टर्बेंसेस है वो इरप्ट हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो स्टेट का कंट्रोल है ओवर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसकी जो प्रैक्टिस है, शुरुआत है कॉलोनियल रूल से ही शुरू हो गई थी बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी में इन द 1817, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ जाते हैं। ये तो हमने आपको कंटेक्स्ट बता दिया, बट लेट मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो देख सकते हो जो आपका आर्टिकल 5 है वो आपका इसके अंतर्गत आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मैंने आपको बताया ये आपका इश्यू कैसे हुआ, बिकॉज जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो लॉ लाने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत जो टेम्पल्स हैं उनको फ्री किया जाएगा फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल। एंड मैंने आपको बताया ये जो स्टेट कंट्रोल की प्रैक्टिस है ओवर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये कॉलोनियल रूल से ही शुरुआत हो गई थी इन द बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1817 एंड 1925 में जो मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, कहीं ना कहीं इसी एक्ट ने जो टेम्पल्स है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया था, ठीक है। एंड जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था, तो इनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उनको तब जाके रिलीज किया गया एंड ओनली हिंदू टेम्पल्स वेर हेल्ड, है ना। तो जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उन्होंने बेसिकली इस एक्शन को, यानी कि ये जो स्टेट कंट्रोल वाला एक्ट आया था इसके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। दैट्स वाई उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो तो फ्री किए गए, लेकिन जो हिंदू टेम्पल्स है उनको कंट्रोल किया जाता रहा स्टेट के तरफ से। एंड हाल के सालों में स्टेट कंट्रोल जो है अब वो पूरे जो टेम्पल्स हैं अक्रॉस इंडिया वहाँ तक पहुँच चुके हैं, आप समझ सकते हो। तो अगर हम बात करें कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये तो हमने इश्यू और कंटेक्स्ट देख लिया कि भाई साहब हाँ ये चल रहा है, देयर इज स्टेट कंट्रोल ओवर द टेम्पल्स एंड रिसेंट ईयर्स में स्टेट कंट्रोल जो है वो एक्सटेंड हो रही है टू द टेम्पल्स अक्रॉस इंडिया। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है अगर हम देखें मेंस के हिसाब से कि फेवर और डिसफेवर, आर्गुमेंट इन फेवर एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट कंट्रोल क्या है। तो अगर हम बात करें आर्गुमेंट्स फेवर में, तो देख सकते हो ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होते हैं टेम्पल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर गवर्नमेंट का ओवरसाइट रहेगा तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को रोका जा सकता है ना, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को रोका जा सकता है। तीसरा सोशल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, जैसे हेरिडेटरी प्रीस्टहुड को चैलेंज करना, या फिर नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एंट्री इन द पब्लिक टेम्पल। तो ये सब कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं अगर स्टेट कंट्रोल रहा। लेकिन अगर हम अगेंस्ट स्टेट कंट्रोल की बात करें तो जो रेवेन्यू निकल कर आती है टेम्पल से वो एक प्रकार से सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, तो उन रेवेन्यू का इस्तेमाल टेम्पल्स एंड सोशल वर्क के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये आपका अगेंस्ट स्टेट कंट्रोल के लिए आर्गुमेंट है। एंड दूसरा जो टेम्पल रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाएगा हो सकता है वो दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए किया जाए, है ना, इसीलिए स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तीसरा आर्टिकल 14 एंड 15 का वायलेशन है, बिकॉज अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स ये गवर्न नहीं होते हैं बाय एनी सिमिलर गवर्नमेंट इनेक्टमेंट।
and dismissal record in maintaining the archaeological nature of the structure। तो रिकॉर्ड कहने का मतलब ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टेट प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई ये स्टेट के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। तो ये हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया ऑल द डिटेल्स। प्लेसेस से न्यूज़ देख सकते हो, जोजिला पास से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो यहाँ पर न्यूज़ इसलिए है क्योंकि पहली बार जो आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने जोजिला माउंटेन पास को ओपन रखा है बियॉन्ड 31 दिसंबर, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। और ये जोजिला पास हाई माउंटेन पास है, लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर है और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में लोकेटेड है, कारगिल, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजिक लिंक प्रोवाइड करता है, कैसे, लद्दाख और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। तो जोजिला लद्दाख और श्रीनगर को कनेक्ट करता है ना, ये है आपका, ठीक है। एंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए लद्दाख में जोजिला टनल भी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, ठीक है। एंड एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 14.15 किलोमीटर की ये लेंथ होगी और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा एंड एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा, है ना। तो याद रखना, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल जोजिला टनल एंड एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा। तो इंडिया का नहीं, एशिया का भी, तो ये सिग्निफिकेंस रखता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज के आर्टिकल्स डिस्कस किए। होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।